बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम विविध प्रश्नमाला के प्रश्नों को आज यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है बच्चों। पहला प्रश्न कहता है कि मान लीजिए कि f r टू r में परिभाषित है। जो एक फलन दिया हुआ है f, वो r से r में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो ये तो हो गया आपका प्रांत r, और इसका सह प्रांत भी कितना हो गया, r बच्चों। आगे fx इक्वल टू 10x प्लस 7, x की घात 1 है, इसका मतलब ये रेखिक फलन है। fx इक्वल टू 10x प्लस 7, तो एक घात में है x, इसलिए ये क्या हो गया, रेखिक फलन हो गया। द्वारा परिभाषित फलन है। रेखिक फलन हमेशा एक एक ही आच्छादक होते हैं r में। मैंने आपको पहले जब पढ़ाया था फलन के बारे में तब आपको ये बातें बताई थी। ठीक है, एक ऐसा फलन g r से r में ज्ञात कीजिए जिसके लिए GOF इक्वल टू FOG इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम बात करते हैं सॉल्यूशन में, हल में क्या दिया गया है। दिया गया है कैसा फलन g ज्ञात करना है, दिया गया है GOF इक्वल टू FOG इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। अगर GOF इक्वल टू FOG इक्वल टू आइडेंटिटी, दोनों की वैल्यू आइडेंटिटी हो, तो यहाँ से हमारा गुणधर्म कहता है कि जो f का इन्वर्स होगा, f का प्रतिलोम जो होगा, वो क्या हो जाएगा, g हो जाएगा। ये बात आपके गुणधर्म से आती है फलनों के, जो आपने संयुक्त फलन के गुणधर्म और प्रतिलोम फलनों के गुणधर्म पढ़े थे, उसमें ये बात आपको बताई गई थी। यानी कि मुझे g ज्ञात करना है, और g कहाँ से कहाँ ज्ञात करना है, r से r में ज्ञात करना है, तो मुझे f का प्रतिलोम ज्ञात कर लेना है। f का प्रतिलोम जो आएगा वो g के बराबर ही आ जाएगा। ये गुणधर्म से ये बात हमारे सामने आती है। तो हम f का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि फलन एक एक ही आच्छादक है, तो f का प्रतिलोम फलन ज्ञात करने की विधि आप जानते हैं। y बराबर fx मानेंगे, x इक्वल टू f इनवर्स y हो जाएगा, और उस प्रक्रिया को आगे ले जाएंगे। प्रतिलोम फलन जब हमने पढ़े थे तो वहाँ पर आपने प्रतिलोम निकालना सीख भी लिया था। देखिएगा क्या है। आप करते हैं माना प्रतिलोम फलन के लिए, माना y बराबर fx। आप बात करते हैं यहाँ से कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका f इनवर्स y हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं। उसके बाद आप y इक्वल टू fx की वैल्यू बताएंगे। fx की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है आपने अभी देखी थी, ये देखिए आपको फिर दिखा देते हैं नीचे करके। 10x प्लस 7, तो आप 10x प्लस 7 यहाँ पुट कर देंगे बच्चों। fx की वैल्यू 10x प्लस 7 आपने fx की जगह रख दी। अब आपका जो y है x के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर हम उल्टा कर देंगे इसको, x को y के रूप में रिप्रेजेंट, तो 7 इधर लाएंगे और x इक्वल टू आपका निकल कर आ जाएगा y माइनस 7, और 10 नीचे भाग में चला जाएगा 10। x की वैल्यू आपने पहले ही बता रखी है कितनी है, f इनवर्स y। तो आप यहाँ से कह देंगे कि x की जगह हमने पुट कर दिया f इनवर्स y। f इनवर्स y रखा तो ये हो गया y माइनस 7 अपॉन 10। आप देखते हैं इसको, आप f इनवर्स को क्या बोल सकते हैं, x की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि f इनवर्स इक्वल टू कितना है, g। तो आप लिख सकते हैं इसको, g पहले ही आपने सिद्ध किया हुआ है, gy इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 7 अपॉन 10। अगर आपका आंसर y में है तो ठीक है, और अगर x में इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं y को x से रिप्लेस कर देंगे। तो सामने आप नियम नहीं बदलेंगे, जहाँ जहाँ y है x रख देंगे। एक ही बात होती है, लिखने का बस फ़र्क है। इस फलन में और इस फलन में कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों एक ही बात बताते हैं। इसमें भी परिसर वही आएगा, इसमें भी परिसर वही आएगा। प्रांत y की जगह हमने क्या ले लिया, x ले लिया। तो इसको कहेंगे हम, जो g है वो कहाँ से कहाँ परिभाषित हो गया, r से r में। क्यों, क्योंकि आपका f कहाँ से कहाँ परिभाषित था, आपका f r से r में परिभाषित था, तो उसका प्रतिलोम f इनवर्स भी कहाँ से कहाँ परिभाषित हो जाएगा, r से r में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह देते हैं कि जो g है आपका फलन r से r में परिभाषित है, और जिसकी वैल्यू कितनी है, x माइनस 7/10।
अब देखेंगे अपन कि क्या ये बात सत्य है, इसने जो कहा है कि GOF और FOG इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। बिल्कुल आएगा बच्चों, आगे हम बात करें तो इसे सिद्ध भी करके बता देंगे। तो 10 आपका फलन क्या था, fx इक्वल टू 10x प्लस 7, इसका प्रतिलोम gx कितना निकल के आया, x माइनस 7/10। अब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा बच्चों, जहां fx आपका क्या था 10x प्लस 7 और gx क्या था आपका, gx जो आपने फाइंड आउट किया x माइनस 7/10, ये आपके दो फलन मिल गए हैं। f का प्रतिलोम क्या हो गया, gx जो आपने निकाला है। तो प्रतिलोम है तो दोनों संक्रिया कराएंगे दोनों की, तो आइडेंटिटी दे देगा। देखते हैं देता है कि नहीं। तो FOG फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। FOG x कितना आएगा, देखिए x को ऑपरेट कौन करेगा, पहले g ऑपरेट करेगा, तो ये gx हो जाएगा बच्चों। और f ऑफ gx का वैल्यू कितना है, x माइनस 7 अपॉन कितना है 10। आपने gx की जगह gx की वैल्यू रख दी। अब इस वैल्यू को f ऑपरेट करेगा। अब बताइए f ऑपरेट कैसे करेगा, f को x देते हो तो वो 10x प्लस 7 बना देता है। जब भी उसको x दोगे वो बनाएगा 10x प्लस 7। तो 10 से गुणा करता है x को, तो ये इस वैल्यू को भी 10 से गुणा कर देगा, x माइनस 7 अपॉन 10 x की जगह आ जाएगा और प्लस क्या कर देगा 7 कर देगा। आप देखेंगे 10 से 10 कट चुका होगा, तो x माइनस 7 प्लस क्या आ जाएगा आपका 7 से 7 कट के क्या आ जाएगा x, जिसको क्या बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। किस पर, x पर, अपने प्रांत r पर। तो आइडेंटिटी फंक्शन आ गया आपका FOG इक्वल टू x आने से। अब दूसरा सिद्ध कर देते हैं अपन GOF, इसकी वैल्यू निकालेंगे, वो भी आपकी x के बराबर आएगी। देखिएगा g बाहर में है, अंदर में बच्चों का आया fx की वैल्यू कितनी है लिख देंगे, g बाहर है, अंदर में fx की वैल्यू 10x प्लस 7 है आपकी, ये आपने पुट कर दी। आप देखेंगे कि g ऑपरेट करने वाला है 10x प्लस 7 को। g का नियम देखते हैं, gx ये लिखा हुआ, x देते हो x में से 7 घटा के 10 का भाग दे देता है, ये g का नियम है। तो यहाँ पे भी g वैसे ही काम करेगा। क्या करेगा, जो भी दोगे उसमें से 7 घटाएगा और 10 का भाग दे देगा। तो आप क्या दे रहे हो 10x प्लस 7, तो 10x प्लस 7 में से क्या घटा देगा 7 और भाग किसका दे देगा 10, जो कि किसके बराबर आ जाएगा x के बराबर। कैलकुलेट करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 10 से 10 का भाग जाके क्या आ जाएगा x। ये भी क्या आया आइडेंटिटी फंक्शन, किस पर r पर। तो आपने देखा बच्चों, आपने ऐसा फलन g प्राप्त कर लिया जिसके लिए FOG भी क्या प्राप्त होता है आइडेंटिटी, और GOF भी क्या प्राप्त होता है आइडेंटिटी। यही आपसे वो फलन पूछना चाहता था। तो वो फलन कौन है, वो फलन f का प्रतिलोम फलन है, यानी कि f इनवर्स, जिसको हम g बोल रहे हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट अगला कहता है, मान लीजिए कि f w से w में, यानी कि प्रांत क्या दे दिया बच्चों w दे दिया, और इसका सह प्रांत भी क्या दे दिया w के बारे में बच्चे जानते होंगे। w बराबर क्या होता है, पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4, इस तरह से जो संख्याएं चलती हैं अनंत तक, आगे तक अनंत तक, ये क्या कहलाती हैं पूर्ण संख्याएं, जिसे किससे डिनोट किया जाता है w से डिनोट किया जाता है। इसमें क्या कह रहा है, fn की वैल्यू n-1 होगी यदि n विषम होगा, यानी कि n जो फंक्शन f को दे रहे हो, आप क्या दे रहे हो फंक्शन f को n दे रहे हो, n की वैल्यू विषम होगी तो जो फलन का मान बनेगा वो n-1 बनेगा। आगे कहता है fn की वैल्यू n+1 होगी यदि n सम होगा। अगर n सम दोगे तो fn की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी n+1 आ जाएगी। ये कहा द्वारा परिभाषित है, इस तरह से परिभाषित कर दिया। सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। यहाँ w समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब फलन कोई व्युत्क्रमणीय कब होता है बच्चों, जब वो एक एक ही आच्छादक होता है। तो सबसे पहले हमें दिए गए फलन को एक एक ही आच्छादक सिद्ध करना होगा। एक एक ही आच्छादक सिद्ध करने के बाद हम कहेंगे कि फलन व्युत्क्रमणीय है, तो व्युत्क्रमणीयता के बारे में बता देंगे। और जब फलन व्युत्क्रमणीय हो जाता है, मतलब एक एक ही आच्छादक होता है, तो उसके प्रतिलोम का अस्तित्व हो जाता है बच्चों। तो देखिए उसके प्रतिलोम का, यानी कि f का इन्वर्स हम ज्ञात कर लेंगे।
तो इस क्वेश्चन को करते हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं, आगे स्लाइड लेते हैं, अगली स्लाइड पे बात करते हैं। देखिए क्या कहेंगे, जो आपका f है वो परिभाषित है w से w में, एक बात। दूसरी बात, एफ एन की वैल्यू क्या दी गई है, एफ एन की वैल्यू 2 है, एक तो आपका n-1 और एक n+1। ये क्या कहता है, जब n क्या हो, विषम हो, विषम हो, और ये क्या कहता है, जब n सम हो, जब n सम हो तो n+1 मान दे देगा फलन। आपके पीछे लिखा हुआ है n-1 जब n विषम हो, और n+1 कब बनाएगा, जब n सम हो। इन दोनों बातों को मैंने मिलाकर इस तरह से लिख दिया। बात करते हैं एक एक के लिए। सबसे पहले तो देखिए, हम दो प्रांत मतलब कि ये और सहप्रांत भी सेम है, प्रांत और सहप्रांत सेम है, तो प्रांत के दो बिंदुओं के प्रतिबिंबों को बराबर करेंगे, ये मानेंगे, और वो दोनों बिंदु अगर बराबर आ जाते हैं तो हम कह देंगे फलन एक एक ही है। लेकिन इसमें केसेस देखिए, जब आप n1 n2 यानी कि x1 x2 लेते थे, यहाँ पर n1 n2 ले लेंगे क्योंकि fn से परिभाषित किया है फलन को। x1 x2 लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। n1 और n2 लेंगे तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि w में कैसी संख्याएँ होती हैं। कुछ संख्याएं सम होती हैं, कुछ संख्याएं विषम होती हैं। 0, 2, 4, 6, 8 ये सम संख्याएं होंगी, 1, 3, 5, 7 ये विषम संख्याएं होंगी। तो दोनों तरीके की संख्याएं यहाँ मिलेंगी। तो जो n1 और n2 आप w में से छांट के लाएंगे, वो दोनों सम भी हो सकते हैं, वो दोनों विषम भी हो सकते हैं। एक सम n1 सम और n2 विषम हो सकता है, या n2 सम और n1 विषम। ये 4 प्रकार की कंडीशंस हमको देखने को मिलती हैं। अगर हम एक एक की बात करेंगे तो इन चारों प्रकारों में फलन क्या होना चाहिए, एक एक ही। एक एक की फलन क्या होता है, मैं परिभाषा यहाँ लिख देता हूँ। एक एक की फलन की परिभाषा आपने पढ़ी है। एक एक की फलन क्या होता है, fx1 बराबर fx2 क्या इम्प्लाइज कर दे, x1 बराबर x2। अगर ऐसा इम्प्लाइज हो जाता है, यानी कि x1 और x2 के प्रतिबिंब समान मानकर चलें और वो बिंदु भी समान प्राप्त हो जाएं, तो फलन एक एक ही कहा जाता है। एक दूसरी परिभाषा भी मैंने बताई थी। दूसरी परिभाषा थी x1 बराबर नहीं है x2 और इम्प्लाइज हो जाए कि fx1 बराबर भी नहीं है fx2, तो हम कह देते हैं कि फलन क्या है, एक एक ही है। ये दोनों परिभाषाएं एक एक ही फलन के बारे में बात करती हैं। और ये बराबर हो और ये बराबर नहीं हो तो फलन बहु एक ही हो जाता है। मतलब कि और ये बराबर नहीं हो और ये बराबर आ जाएं तो भी फलन बहु एक ही हो जाता है। ये परिभाषा में आप देख सकते हैं, पीछे आपको वीडियोज़ में मिल जाएगा बच्चों। तो अभी हम देखते हैं, सबसे पहले केस फर्स्ट लेते हैं। पहली बात, एक एक ही। एक एक ही में केस फर्स्ट आप ले लीजिए। केस फर्स्ट में आप बात करेंगे, केस फर्स्ट इसके अंदर आप बात करेंगे कि n1 तथा n2 दोनों विषम हों, दोनों क्या हो, विषम संख्याएं हों। तो बताइए हम क्या मानेंगे, माना n1 और n2 के यानी कि f n1 प्रतिबिंब n1 और n2 के प्रतिबिंब समान मान लेंगे f n2, ऐसा मानकर चलेंगे। फॉर ऑल n1 n2, n1 और n2 कहाँ से हैं ये अंडरस्टूड है, नहीं भी लिखें, कभी भूल भी जाएं तो ध्यान रखें। n1 और n2 जो दोनों ले रहे हैं किसके हुए होंगे, प्रांत के। प्रांत कौन है, w। ठीक है, सभी के लिए बात बता रहे हैं। इम्प्लाइज दैट n1 और n2 के प्रतिबिंब बराबर हों तो f n1 का मान, देखिए आपने n1 तथा n2 दोनों को विषम संख्या लिया है। अगर विषम संख्या होता है तो फलन का मान किससे दिया जाएगा, n-1 से। तो फलन का मान यहाँ पर n1-1 हो जाएगा। अगर n देते तो n-1, n1 दिया तो n1-1। इसी तरह से यहाँ पर बच्चों n2-1 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n1 बराबर n2 आपका हो जाएगा। आपने देखा बच्चों, तो यहाँ कह देंगे कि फलन एक एक ही है इस केस में, यानी कि
एफ एन एक एक ही है। लेकिन कौन से केस में? सिर्फ इस केस में बात हुई। अब दूसरा केस लेंगे बच्चे, तो सेकंड केस सेकंड में बात करते हैं। n1 और n2 दोनों विषम हों, जैसे कि ये n1 3 है और n2 5 है। ऐसी भी तो स्थिति हो सकती है कि दोनों ही सम हों, तो मैं कहूँ कि n1 तथा n2 दोनों सम हों। तब देखते हैं एक एक ही होगा कि नहीं। तो यहाँ पर भी मानते हैं, माना fn1 बराबर fn2, और फिर इम्प्लाइज कर दें इस बात को कि fn1 की वैल्यू देखेंगे। अब बताइए, दोनों सम है तो n सम होता है, तो फलन की वैल्यू कितनी आएगी आपकी? n+1। तो यहाँ पर हो जाएगा n1+1, और ये भी सम है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा n2+1। आप देखेंगे बच्चों, यहाँ से n1 बराबर क्या आ जाएगा? n2। तो आप कह देंगे फलन fn क्या है? एक एक ही है। कौन से केस में? इस सेकंड केस में। अभी दो केसेस और बचे हुए हैं आपके पास, n1 सम तथा n2 विषम, फिर n1 विषम तथा n2 सम। दोनों जो अवयव प्रांत के ले रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है एक 2 ले लें और दूसरा 5 ले लें, तो n1 तो सम हो गया और n2 विषम हो गया। उनके लिए भी हम बात करते हैं आगे। तो एक स्लाइड और लेते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं केस थर्ड। क्या कहता है? यदि n1 सम तथा n2 विषम हो, इस केस में बात करते हैं। तो बच्चों देखिएगा, n1 सम तथा n2 विषम हो, तब मानिए, क्या मान सकते हैं कि n1 का प्रतिबिंब n2 के बराबर होगा? ये नहीं हो सकता बच्चों। कारण क्या है? कारण आपको बताते हैं। देखिए आपका फलन क्या कहता है कि अगर n1 सम है तो n1 सम लोगे तो n1 की वैल्यू, जो वैल्यू आएगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो उसमें एक जुड़कर बनेगा। तो अगर n1 सम होगा तो उसका प्रतिबिंब विषम हो जाएगा, और n2 विषम होगा तो उसमें से एक घट के, जब भी विषम राशि में से एक घटाते हो तो सम राशि बन जाती है। यानी कि n2 विषम होगा तो उसमें से एक घटेगा तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? आपका सम बन जाएगा। क्या सम संख्या विषम संख्या के बराबर हो सकती है बच्चों? बच्चे कहेंगे नहीं हो सकती। तो इस केस में आप ये नहीं कह सकते कि fn1 बराबर fn2 हो जाएगा। तो ये मान ही नहीं सकते। तो जब मान नहीं सकते तो हम इस सवाल में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि n1 तथा n2 में n1 सम है और n2 विषम माना है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो हमारे पास दूसरी परिभाषा है, उससे हम एक एक ही सिद्ध कर देंगे। तो हम कहेंगे n1 बराबर नहीं है n2, n1 बराबर नहीं है n2। तो आप देखते हैं, अगर n1 बराबर n2 नहीं है तो n1 सम है, और फलन में वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा? n1 में आप सम राशि में आप क्या करोगे? एक जोड़ोगे तो ये विषम बन जाएगा n1, और n2 में से एक घटाओगे तो ये क्या बन जाएगा? सम बन जाएगा, क्योंकि n2 क्या था? विषम, और एक घटाते ही क्या बन गया आपका? सम। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये सम राशि है और ये विषम राशि हो गई, ये भी बराबर नहीं हो सकते। और ये बराबर नहीं हो सकते तो ये तो वैल्यू fn1 की है, ये बराबर नहीं हो सकती किसके? fn2 के बच्चों। अब ये इसके बराबर नहीं हुई, इसलिए हम कह देंगे कि फलन एक एक ही है। आप n1 नॉट इक्वल टू n2 लेकर चले और आपने कहा कि fn1 बराबर नहीं है fn2 के। परिभाषा दोनों ही आपको लिखाई गई है। तो यहाँ पर कह देंगे जो fn है वो क्या है? एक एक ही है। इस केस में भी एक एक ही हो गया। अब एक केस और बचा है, केस फोर्थ।
इसमें हम क्या ले लें, हम ले लें कि यदि n1 विषम तथा n2 सम हो तब क्या होगा बच्चों। तो ज़रा गौर कीजिए यहाँ पर क्या होने वाला है। आप कहेंगे कि n1 बराबर नहीं है n2, क्योंकि एक विषम संख्या है, एक सम संख्या है, बराबर कैसे हो सकती हैं। अब n1 कौन है, विषम। तो n1 विषम है तो हम कह सकते हैं कि n1 में से एक घटा दोगे तो ये क्या बन जाएगी, सम राशि बन जाएगी, और ये बराबर नहीं होगी n2 + 1 के, क्योंकि n2 सम है और एक जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगी, विषम बन जाएगी। तो ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे। और बच्चों ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो ये तो किसका मान है, fn1 का। क्यों, n1 विषम होता है तो फलन मान क्या देता है, n1 - 1, और बराबर नहीं मिलेगा आपके किसके, fn2 के। तो यहाँ भी आपने देखा कि n1 बराबर नहीं था n2, तो fn1 बराबर नहीं हुआ fn2 के। तो ये किसकी डेफिनेशन आई, आप कहेंगे fn एक की है। इस तरह से आपने चारों केसेस जो आप n1 n2 ले रहे थे, दोनों सम लेकर भी देखा, दोनों को विषम लेकर भी देखा, एक को सम और दूसरे को विषम लेकर भी देखा। इन चारों केसेस में फलन आपका एक ही निकला। तो इसके अलावा तो कोई केस बन ही नहीं सकता। तो आप कह देंगे कि आपका जो fn फलन है वो एक ही है। आपने चारों केसेस में एक ही बता दिया, तो एक ही सिद्ध हो गया। अब बात आई आच्छादक की। तो आच्छादक के बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, एक स्लाइड और लेते हैं आगे। देखिए बच्चों, मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बताता हूं इसका कि किस तरह से मैपिंग हो रही है। ये W है, ये W है, और यहां से यहां आपका फलन f परिभाषित है बच्चों। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत अवयव है। और बच्चों यहाँ पर भी देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत अवयव इसके अंदर भी विद्यमान है। fn बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि n - 1 और n + 1 दो मान देगा। यहाँ पर n क्या हो, विषम हो, और यहाँ पर क्या हो आपका n सम हो। ये आपका क्वेश्चन बोल रहा है। तो मैपिंग कैसे होगी, देखिए। मैं कहूँ कि 0 का प्रतिबिंब, पहले तो 0 बताइए सम संख्या है कि विषम। बच्चे कहेंगे सम संख्या है, तो किससे मान मिलेगा, इससे। n बराबर 0 रखिए, 0 + 1 कितना आया, 1, यानी 0 किससे मैपिंग करेगा, 1 से। आपने यहाँ पर क्या रखा, 0 रखा, तो वैल्यू 0 + 1 कितनी आई आपकी, 1, तो 0 1 से जुड़ गया। 0 का प्रतिबिंब 1 हो गया। अब 1 का प्रतिबिंब देखते हैं बच्चों। 1 का प्रतिबिंब यानी कि 1 कैसी राशि है, विषम। n बराबर 1 लेओगे तो n बराबर 1 लिया तो मान ये देगा 1 - 1 0, तो 1 0 से जुड़ जाएगा। तो 1 का प्रतिबिंब 0। आगे देखते हैं 2 का प्रतिबिंब। 2 कैसी राशि है, सम। अब 2 सम है, n बराबर 2 लिया तो यहाँ से 2 + 1 3 बना, तो 2 का प्रतिबिंब 3, और 3 विषम है तो 3 - 1 कितना बना, 2, 3 का प्रतिबिंब 2, 4 का प्रतिबिंब 5, 5 का प्रतिबिंब 4, 6 का प्रतिबिंब 7, 7 का प्रतिबिंब 6, और 8 का प्रतिबिंब 9, और इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा बच्चों। ये फलन इस तरह से बढ़, क्या दिख रहा है आपको, एक ही 1-to-1 मैपिंग। भिन्न भिन्न अवयवों के साथ संबंध बना रहे हैं, तो 1-to-1 मैपिंग दिखाई दे रही है। बिल्कुल एक ही था, और आपने सैद्धांतिक रूप से उसको पीछे सिद्ध भी कर दिया। बच्चों ये फलन आच्छादक भी है। प्रत्येक, देखो यहाँ पर प्रत्येक विषम, एक विषम है, विषम का पूर्व प्रतिबिंब सम है। 3 विषम है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब सम है। 5 विषम है, 5 का पूर्व प्रतिबिंब सम है। ठीक है, और सम संख्याओं को देखो। 0 का पूर्व प्रतिबिंब 1 यानी कि विषम, सम का पूर्व प्रतिबिंब विषम, 2 क्या है,
आपकी सम तो इसका पूर्व प्रतिबिंब विषम, 3 विषम तो विषम का पूर्व प्रतिबिंब सम। तो इसमें राइट जो सह प्रांत में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनके पूर्व प्रतिबिंब सम संख्या के रूप में प्रांत में विद्यमान है, और सह प्रांत में जितनी भी सम संख्याएं हैं उनके पूर्व प्रतिबिंब विषम संख्या के रूप में प्रांत में विद्यमान है। तो इसका मतलब प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब ही तो मिल गया आपको, तो आपने क्या कह दिया, फलन आच्छादक है। इस बात को कहेंगे कैसे ये आपको देखते हैं। आच्छादक दोनों कंडीशन में बात करेंगे, प्रत्येक विषम संख्या का पूर्व प्रतिबिंब भी बताएंगे और प्रत्येक सम संख्या का पूर्व प्रतिबिंब भी बताएंगे। और सम और विषम सभी संख्याओं का पूर्व प्रतिबिंब बच्चों ने प्रांत में बता दिया तो फलन स्वतः ही आच्छादक हो गया। देखिए आच्छादक, पहला केस लेते हैं। माना, क्या माना, माना m बराबर fn, वहां y बराबर fx मान लेते थे, यहां पर m बराबर fn माना, तथा जहां n क्या है, विषम संख्या है। पहला केस लेते हैं, n क्या है, विषम। अब n विषम है तो बच्चों देखो n विषम होगी तो fn का मान यानी कि m इक्वल टू fn, m इक्वल टू क्या मान रहे हैं, fn, m का मान कौन देगा, ऊपर विषम संख्या वाली प्रतिबंध देगा। तो यहाँ पर इसमें से विषम में से एक घटाओगे तो क्या आ जाएगा, सम। तो बच्चे कहेंगे इम्प्लाइज दैट m क्या होगा, सम होगा। अगर आप n विषम लेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसी राशि बनेगी, सम। यहाँ पर देख भी सकते हैं, आपने विषम लिया प्रतिबिंब सम बना, आपने विषम 3 लिया, 3 का प्रतिबिंब 2, 2 क्या हुआ, सम हुआ। तो ये तो आपके n है और ये आपके क्या है, m। तो यहाँ से आपको ये चीज़ भी मिल जाती है। फिर आप m बराबर fn मान रहे हैं तो इम्प्लाइज दैट करेंगे m बराबर fn, और n को क्या लिया है, विषम। तो कौन सी कैटेगरी हुई, m बराबर कितना आ गया बच्चों का, fn की वैल्यू कितनी देगा, n-1, तो n-1। पूर्व प्रतिबिंब कौन है, n की वैल्यू निकालोगे तो 1 इधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, m+1। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सह प्रांत के प्रत्येक m कैसा है, सम संख्या। तो सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक विषम अवयव, प्रत्येक सम अवयव, कौन सम अवयव, m का पूर्व प्रतिबिंब n के रूप में प्रांत में विद्यमान है। ये बात आप यहां पर कह देते हैं। n कौन होगा, m कैसा है, सम, तो पूर्व प्रतिबिंब कैसा होगा, विषम। ठीक है। दूसरी बात, इसमें सेकंड बात लेते हैं, ये आपकी फर्स्ट बात। यदि n सम हो, दूसरी कंडीशन क्या हो, n सम। अब n अगर सम होगा तो n+1 की वैल्यू किसके बराबर है, m के बराबर, m बराबर आया n+1, तो सम राशि में 1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, विषम राशि। तब ये बात इंप्लाइज करेगी कि m विषम होगा। आप देख रहे हैं n प्रांत का एलिमेंट है और m किसका है, सह प्रांत का। तो आपने थोड़ी देर पहले इस स्टेटमेंट में क्या बताया कि सह प्रांत के प्रत्येक सम संख्या का पूर्व प्रतिबिंब कहाँ विद्यमान है बच्चों, प्रांत में विद्यमान है। अब आगे आप कह देंगे, देखिएगा, माना m बराबर fn, और बच्चों m बराबर fn, तो fn की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, क्यों, कंडीशन कौन सी है, n सम है, n सम है तो ये n+1 बन जाएगा, n+1 बच जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी, m-1। तो बच्चों n क्या था आपका, n आपका था यहाँ पर कंडीशन में सम राशि, m क्या था, विषम राशि। तो यहाँ पर कहेंगे सह प्रांत के प्रत्येक विषम अवयव m का पूर्व प्रतिबिंब
प्रांत में n विद्यमान है, तो सह प्रांत के की प्रत्येक विषम संख्या m का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में n सम राशि के रूप में विद्यमान है। अतः Fn आच्छादक Fn क्या हो गया? आच्छादक हो गया। आपने विषम राशियों के पूर्व प्रतिबिंब भी दिखा दिए प्रांत में, और सम राशियों के पूर्व प्रतिबिंब भी कहाँ दिखा दिए? प्रांत में दिखा दिए हैं। इसलिए आपका फलन क्या हो गया? आच्छादक हो गया। दोनों केसेस में फलन को बता दिया, स्टेटमेंट देके आच्छादक है। तो फलन क्या हो गया? एक एक की भी सिद्ध कर दिया हमने, आच्छादक भी सिद्ध कर दिया। तो फलन क्या हो गया बच्चों का? व्युत्क्रमणीय हो गया। अब हम आगे लिख देंगे, अतः Fn व्युत्क्रमणीय है। प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। F इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब F इनवर्स को कैसे निकालते हैं? आपने क्या माना था? माना m बराबर Fn मानकर चल रहे थे आच्छादक के लिए, तो n बराबर क्या निकलेगा आपका? F इनवर्स m बराबर क्या आ जाएगा आपका? n आ जाएगा। तो बच्चों F इनवर्स m की वैल्यू हम निकाल देंगे, जो कि फलन का प्रतिलोम होगा। अब बताइए m की वैल्यू, F इनवर्स m की वैल्यू क्या क्या आएगी? क्या आनी चाहिए? n। तो पीछे से आप n की वैल्यू देखिए। इस केस में तो n की वैल्यू क्या आई? m+1, और दूसरे केस में क्या आई? आपकी m-1। ये केस कौन सा है? जब n की वैल्यू m+1 आई तो m क्या था? सम। तो आप कहेंगे यहाँ पर वैल्यू आती है आपकी m+1, और कंडीशन जो आती है m जो है आपका क्या है? सम है। और यहाँ पर आती है m-1, और ये कब आती है? जब m विषम है। पीछे से आप ये देख के लिख सकते हैं बच्चों। अब आपको तो पता है बच्चों कि किसी भी चर राशि को दूसरे चर से प्रतिस्थापित कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं m की जगह n रख दूं और आगे भी m की जगह n रख दूं तो फलन वही बना रहता है। तो बच्चे इसको लिख सकते हैं, F इनवर्स n इक्वल टू आपका मिलेगा n+1 और नीचे n-1। यहाँ पे n क्या है? सम है, और यहाँ पे आपका n क्या है? विषम है। ये चीज़ तो बच्चों आपका मूल फलन देखिए, यही तो था आपका मूल फलन। आपका मूल फलन आपको दिखाते हैं पीछे, Fn इक्वल टू n-1 और n+1। n+1 तो n सम और n-1 तो n विषम। यही तो आपका आ गया। n+1 तो n सम और n-1 कब? जब n विषम। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि f का प्रतिलोम स्वयं f है। f का प्रतिलोम स्वयं f प्राप्त होता है। f का प्रतिलोम स्वयं कौन प्राप्त होता है? आपका f ही प्राप्त होता है, यानी कि f इनवर्स इक्वल टू f। ये बात, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा बड़ा है, आपको समझ, पीछे इतने सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर करवाए गए हैं, तो मुझे लगता है बच्चे इसे समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यदि फलन r से r में परिभाषित है और f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो द्वारा परिभाषित है, तो फलन f ऑफ f(x) ज्ञात कीजिए। तो देखिए करते हैं, आपका फलन क्या है? f(x), सबसे पहले फलन रखेंगे,
हल में एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आपकी वैल्यू। ये देखिए, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है f ऑफ एफ एक्स, ये आपको निकालना है f ऑफ एफ एक्स की वैल्यू रख दूं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो देखिए आपके मूल फलन का व्यवहार देखिए, आप उसको x दे रहे थे, f को क्या करता था, x का स्क्वायर बनाता है, फिर माइनस 3 से गुणा करके घटाता है x को, और फिर प्लस 2 ऐड कर देता है। वही काम ही इसके साथ f करेगा। क्या करेगा, सबसे पहले इसका स्क्वायर बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर बना देगा, जैसे x का स्क्वायर बनाया। कहने की बात यह है, x की जगह ये वैल्यू चली जाएगी, फिर क्या है -3 है तो -3, x की जगह फिर ये वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस आपका 2 हो जाएगा बच्चों, और फिर प्लस 2 आपका ऐड हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो आप कर देंगे x की पावर 4 और प्लस आपका 9x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, फिर इसका स्क्वायर क्या होगा 4। अब 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी कितना हो जाएगा, -6x क्यूब हो जाएगा। अब 2bc करेंगे तो कितना, माइनस का 12x हो जाएगा, और फिर 2ac करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई, -3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -3x स्क्वायर प्लस 9x और फिर -6 और प्लस 2। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो सेम पावर है उनको ऐड कर लीजिएगा, आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि x बिलोंग्स टू r -1 और 1 के मध्य में है। यानी कि इसको क्या कह सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं अंतराल रूप में लिख सकते हैं, -1, और ओपन ब्रैकेट। यह समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है आपका समुच्चय, और आपने उसको अंतराल रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब कि जो आपके x है -1 से 1 के मध्य में है, -1 और 1 सम्मिलित नहीं है। ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। फलन एफ एक्स इक्वल टू दिस द्वारा परिभाषित फलन एकेकी तथा आच्छादक है, ये सिद्ध करना है। तो एक स्लाइड लेते हैं और बात करते हैं बच्चों, आपका फलन क्या है, एफ एक्स क्या है, x अपॉन x अपॉन 1 प्लस मोड x, ये आपका फलन है, ठीक है। बराबर, देखो दो बातें निकल कर आती हैं, मोड x के दो मान होते हैं, एक प्लस का x और एक माइनस का x। तो बच्चे इसको लिख सकते हैं x अपॉन 1 प्लस x। यहाँ पर 1 प्लस x लिखने का मतलब मोड x को मैंने प्लस x लिख दिया, तो फिर निश्चित रूप से जो x का मान है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस कंडीशन में मोड x क्या हो जाता है, प्लस का x हो जाता है। एक दूसरी कंडीशन आती है जिसमें x को मैं 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक लूँ, उस कंडीशन में मोड x का मान -x हो जाता है, तो फलन का मान हो जाएगा x अपॉन -x। मोड x की जगह -x लिख देंगे। ये फलन कुछ इस तरह से आपका परिभाषित हुआ। अब फलन को परिभाषित कहाँ से कहाँ किया गया है, प्रांत तो पूरा R है और सह प्रांत क्या है, -1 से 1 के मध्य की संख्याएं हैं। फलन को ऐसे परिभाषित किया गया है बच्चों। अब फलन के एकेकी होने की बात करें तो एकेकी दोनों कंडीशंस में सिद्ध करना पड़ेगा। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, एकेकी केस फर्स्ट ले लेंगे। क्या कहता है केस फर्स्ट, देखिए माना fx1 बराबर fx2, ये मानकर चलते हैं, इम्प्लाइज दैट
fx1 की वैल्यू। फर्स्ट केस कौन सा ले रहे हो आप, जहां x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ये वाला केस ले लिया। तो ये वाला केस ले लिया बच्चों, तो x1 x2 का मान इस फलन से मिलेगा, यानी कि x अपॉन 1 प्लस एक्स ही फलन की वैल्यू आएगी, नीचे वाली तो आएगी नहीं, क्योंकि कंडीशन अपनी क्या है, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो fx1 की वैल्यू हो जाएगी x1 अपॉन 1 प्लस x1, और fx2 की वैल्यू हो जाएगी x2 अपॉन 1 प्लस x2। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये यहाँ पर और ये वहाँ गुणा हो जाएगा जाके, तो x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 x2, ये हो गया। x1 x2 कैंसिल होने के बाद x1 इक्वल टू क्या मिलेगा, x2। तो इस कंडीशन में f क्या होगा, एक ही हो गया। अब हम दूसरी कंडीशन ले लेंगे बच्चों, एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं। केस सेकंड क्या ले लें, जब x इज लेस देन 0, ये कंडीशन ले ली, तब माना fx1 बराबर fx2, ये मानकर चलेंगे। इस कंडीशन में फलन का मान क्या होगा, x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये नीचे वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं। तो fx1 का मान क्या होगा, आपका हो जाएगा x1 अपॉन 1 माइनस x1, और ये हो जाएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से x1 माइनस x1 x2 इक्वल टू x2 माइनस x1 x2। x1 x2 दोनों तरफ से कैंसिल होने के बाद x1 बराबर क्या बचेगा, x2। तो बच्चे कह देंगे फलन f जो है एक ही है। दोनों कंडीशंस में फलन को बच्चों ने एक ही सिद्ध कर दिया, और दोनों कंडीशंस में फलन को जब बच्चों ने एक ही सिद्ध कर दिया तो फलन एक ही हो ही गया। उसके बाद हम बात करते हैं अगली बात की कि फलन आच्छादक है कि नहीं। आच्छादक के लिए एक बार हम हमारे फलन की तरफ चलते हैं। हमारा फलन क्या था, x अपॉन 1 प्लस मॉड x। देखो बच्चों, इसका परिसर और सह प्रांत अगर बराबर बता दें आप, तो फलन सीधे सीधे आच्छादक लिखा जा सकता है। आप ही बताइए, x की कुछ वैल्यूज़ पे मैं मान निकाल कर बताता हूँ आपको। f0 पे फलन का मान 0, कैसे, 0 अपॉन 1 प्लस 0 का मोड बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो 0 पे फलन 0 पे रहेगा। f1 पे मान निकाल के बताता हूँ आपको। f1 पे मान फलन का कितना होगा, x का मान 1 हो गया, 1 प्लस मोड x का मान भी कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये 1/2 हो गया। ठीक है। और f2 पे मान ज्ञात करें तो 2/2 प्लस आपका 1 प्लस कितना हो गया, 2 ही हो गया, तो कितना हो गया, 2/3 हो गया। ये मान प्राप्त हो रहे हैं। बच्चों जैसे जैसे मैं x के मान बढ़ाता जाऊंगा, फलन के मान बढ़ते तो जाएंगे, लेकिन 1 से ऊपर कभी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हर हमेशा अंश से बड़ा आ रहा है, हर हमेशा अंश से बड़ा आ रहा है, तो फलन 1 से नीचे तक रहेगा। ठीक है। तो परिसर क्या आएगा, 1 से कम तक, 0 तक। ऋणात्मक मान लूँ तो देखो f-1 का मान x की जगह -1 रखा और 1 प्लस -1 का मोड लिया, तो ये -1/2 हो गया। ऋणात्मक मानों में भी आप -1, -2, -3, -10, -लाख, -करोड़ तक भी ले जाएंगे तो फलन -1 तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह आएगा और साथ में हर बड़ा रहेगा अंश से, तो मान जो हैं -1 से बड़े हो जाएंगे, -1 से बड़े 0 तक। तो -1 से 0 तक के मान, 0 के बीच के मान प्राप्त होंगे, 0 भी प्राप्त होगा और 0 से 1 के बीच के मान फलन के प्राप्त होंगे। अगर इस फलन का मैं आपको ग्राफ दिखाना चाहूँ बच्चों, तो ग्राफ किस तरह का बनेगा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ।
ग्राफ जो है ये आपका x एक्सिस है बच्चों, और ये आपका y एक्सिस है बच्चों। ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू -1 है। x के पॉजिटिव मान रखोगे तो फलन का ग्राफ बढ़ेगा तो सही, लेकिन बढ़ता, देखो यहाँ पर मैं ये एक डॉटेड लाइन खींचता हूँ, यहाँ पर डॉटेड लाइन खींचता हूँ, फलन का ग्राफ -1 पे नहीं पहुँच पाएगा। इस तरह से बढ़ता 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 आएगा और इस तरह से इसके साथ साथ चल देगा। तो फलन का जो परिसर होगा वो -1 से 1 होगा। तो आप फलन के व्यवहार को देखते हुए ये बता सकते हैं कि जो फलन के मान आएंगे वो -1 से 1 के मध्य में होंगे, इसलिए फलन का परिसर -1 से 1 के मध्य में रहेगा। और आपको सहप्रांत भी कितना दिया गया है, -1 से 1 के मध्य में दिया गया है। तो बच्चे कहेंगे फलन का सहप्रांत और परिसर बराबर है, अतः फलन आच्छादक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बच्चों। देखिए क्या लिख सकते हैं आच्छादक के लिए। फलन f(x) कितना है, x/1 + x का मापांक का परिसर स्पष्टतया -1 से 1 के मध्य में होगा, जो कि सहप्रांत के बराबर है। अतः फलन आच्छादक। तो आपने सिद्ध कर दिया जो आपसे पूछा गया था कि फलन एक को पहले सिद्ध कर दिया, और ये स्टेटमेंट आपके फलन के आच्छादक के लिए भी आपके सामने है कि आच्छादक फलन हो गया है। तो इस तरह से बच्चों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि f(x) = x³ द्वारा प्रदत्त फलन f(r)(2r) एक मतलब कि इंजेक्टिव है। एक के लिए सिद्ध कर देते हैं। देखिए हल में लिखेंगे f(x) = x³ और f जो है r से r में है। आप मान लेंगे, माना f(x1) बराबर f(x2) आपका है। फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू r, यानी कि प्रांत के बिंदु होते हैं। तो इम्प्लाइज दैट x1³ = x2³ इम्प्लाइज दैट दो वास्तविक संख्याओं के घन बराबर हों तो वे संख्याएं भी बराबर हो जाती हैं, और ये बराबर हो गई तो आपने कह दिया कि आपका फलन f एक यानी कि इंजेक्टिव है। ये तो बहुत ही सरल सवाल था बच्चों के लिए, आपने काफ़ी किया है, पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का हल कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।